वेलकम। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो शायद दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग यात्रा है। एक बच्चे के दिमाग का सफर। एक छोटे से इन्फेंट से लेकर आज के आधुनिक क्लासरूम तक एक माइंड आखिर बनता कैसे है। आइए इस डिटेल्ड विश्लेषण में बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं और सीखने सिखाने के इस पूरे प्रोसेस को गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम प्लानर से जो सीबीएसई और एनसीटीई द्वारा अलाइंड है। ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि भावी शिक्षकों के लिए एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। इसमें हजारों पेडागॉजिकल फैक्ट्स और थ्योरीज को इस तरह से पिरोया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। अगर आप सिखाने की इस कला को समझना चाहते हैं तो सच में ये आपके लिए एक मास्टर की है। अब क्योंकि इसमें डेटा और थ्योरीज का लंबा चौड़ा भंडार है और हम उसमें खोना नहीं चाहते, हमने इस एक्सप्लेनर को इन 5 मेन पिलर्स में बांट दिया है। फाउंडेशंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड मॉरल ग्रोथ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और एंड में प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चलिए एक एक करके इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, फाउंडेशंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। आखिर एक लर्नर के रॉ मटेरियल्स यानी उसकी नींव होते क्या हैं? स्वामी विवेकानंद और एरिस्टोटल के इन मशहूर कथनों पर ध्यान दीजिए। एक बात जो यहाँ बिल्कुल साफ होती है वो ये कि शिक्षा का मतलब बच्चे के दिमाग में जबरदस्ती फैक्ट्स या नंबर्स ठोसना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एजुकेशन तो बच्चे के अंदर पहले से छुपे हुए उस इनहेरेंट पोटेंशियल को, उसकी काबिलियत को बाहर निकालने का एक जरिया है। मतलब खजाना वहाँ पहले से मौजूद है, एजुकेशन सिर्फ उसे बाहर लाने और पॉलिश करने का काम करती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट सामने आती है, नेचर वर्सेस नर्चर। यहाँ क्लियर किया गया है कि किसी भी बच्चे का विकास सिर्फ एक फैक्टर से नहीं होता। ये उन जेनेटिक ट्रेट्स यानी हेरिडिटी जो उन्हें पेरेंट्स से मिलती हैं और उनके आसपास के माहौल यानी एनवायरनमेंट, इन दोनों के बीच का एक अटूट लाइफ लॉन्ग डांस है। आप विकास की इस प्रक्रिया में किसी एक को दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आइए देखते हैं कि ये नेचर और नर्चर टाइम के साथ फिजिकली और इमोशनली कैसे मैच्योर होते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि विकास रैंडमली नहीं होता, ये कंप्लीटली सिस्टमैटिक होता है। बच्चे 3 अलग अलग लाइफ स्टेजेस से गुजरते हैं। 0 से 5 साल की इन्फेंसी में फिजिकल ग्रोथ बहुत ही तेज होती है। फिर 6 से 12 साल के चाइल्डहुड में दोस्ती और सोशलाइजेशन शुरू होता है, और आखिर में 12 से 18 साल की एडोलेसेंस, जहां एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आकार लेती है। हर स्टेज एकदम अलग है, इसीलिए हर स्टेज में पढ़ाने का यानी पेडागॉजिकल अप्रोच भी बिल्कुल बदल जाना चाहिए। सोर्स मटेरियल में एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था पर एक स्पेशल और लंबा फोकस है। इसे साइकोलॉजिस्ट जी स्टैनली हॉल की नज़रों से देखिए। उन्होंने इसे एक ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म और स्ट्राइफ का दौर बताया है। ये एक तरह से तूफान और संघर्ष का एक्सप्लोसिव टाइम होता है। बॉडी और इमोशंस दोनों में इतने तेज बदलाव आते हैं कि एजुकेटर्स को इस फेज में बच्चों को बेहद संवेदनशीलता और एक्सट्रीम केयर के साथ हैंडल करना होता है। मूव करते हैं तीसरे भाग पर, कॉग्निटिव एंड मॉरल ग्रोथ। फिजिकल एज से आगे बढ़कर एक बच्चा असल में दुनिया को प्रोसेस कैसे करता है। अगर आप इस ब्रेकडाउन को देखें तो एग्जाम प्लानर में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स इन 3 दिग्गज थ्योरिस्ट से ही आते हैं। पियाजे का फोकस इस बात पर है कि बच्चा इंडिपेंडेंट और बायोलॉजिकल स्टेजेस के थ्रू कैसे सीखता है। वहीं दूसरी तरफ वाइगोत्स्की स्ट्रांगली मानते हैं कि सीखना कंप्लीटली एक सोशल प्रक्रिया है। और फिर आते हैं कोलबर्ग, जो इस बात का पूरा मैप तैयार करते हैं कि एक बच्चे के अंदर नैतिकता यानी सही और गलत की पहचान कैसे डेवलप होती है। वाइगोत्स्की के एक बेहद फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट पर अगर हम जूम इन करें, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD कहा जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट सच में एक गेम चेंजर है। एक बच्चा खुद अकेले क्या अचीव कर सकता है और किसी एक्सपर्ट की मदद से कहाँ तक पहुंच सकता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही ZPD है। यही डायरेक्टली प्रूव करता है कि मॉडर्न क्लासरूम्स में पीयर ट्यूटरिंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग पर इतना ज्यादा जोर आखिर क्यों दिया जाता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कॉग्निटिव ग्रोथ के साथ बच्चों में ये यूनिक ट्रेट्स कैसे आते हैं। एक वक्त था जब लोग मानते थे कि स्मार्टनेस का एक ही सिंगल पैमाना होता है, लेकिन यहाँ ये आइडिया पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है।
इसके बजाय ये स्ट्रांगली डिमांड किया गया है कि एजुकेटर्स हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी को पहचानें। सोचिए, हर बच्चा अलग है। किसी की स्पेशल इंटेलिजेंस कमाल की होती है तो कोई म्यूजिक में ब्रिलियंट होता है। हर बच्चे को एक ही लकड़ी से नहीं हाँका जा सकता। खैर, भले ही मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की फ्रेमवर्क आज का स्टैंडर्ड है, लेकिन सोर्स मटेरियल में अभी भी ट्रेडिशनल मैट्रिक्स की नॉलेज होना जरूरी बताया गया है। जैसे कि विलियम स्टर्न का दिया हुआ ये स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू कैलकुलेट करने का मशहूर फॉर्मूला, जिसमें मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये एक फाउंडेशनल मैट्रिक है। तो अब इन विविध तरह के दिमागों का सही आकलन यानी उनका इवैल्यूएशन कैसे किया जाए? यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स को कॉन्ट्रास्ट किया गया है। पहला है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसका मेन मकसद लर्निंग के दौरान फीडबैक देना और बच्चे को ग्रो करने में मदद करना है। दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन, जो बिल्कुल सेशन के आखिरी में होता है और इसका सोल पर्पस ओवरऑल अचीवमेंट को मेजर करके ग्रेड देना होता है। और आखिर में हमारा पांचवा भाग, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। माइंड की इस पूरी समझ को एक आदर्श क्लासरूम में अप्लाई कैसे करें? रट्टा मारकर सीखने के दिन अब पूरी तरह चले गए हैं। सो स्ट्रांगली चैंपियन करता है जॉन ड्यूई की प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। इस मॉडल में बच्चा क्लास में बैठा एक पैसिव श्रोता नहीं होता। वो एक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है और क्लासरूम बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक माहौल की तरह रन करता है। यहाँ पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग पर होता है। यहाँ एक और डीपली रूटेड इश्यू पर सोर्स का एकेडमिक स्टैंस बिल्कुल साफ रखा गया है, जेंडर रोल्स और बायसेस। प्लानर कहता है कि ये बायसेस स्ट्रिक्टली सामाजिक निर्मित हैं, ना कि कोई बायोलॉजिकल फैक्ट। एक जेन्युइनली इक्विटेबल लर्निंग स्पेस बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एजुकेटर्स इन पुरानी स्टीरियोटाइप्स को एक्टिवली पहचानें और न्यूट्रल टीचिंग प्रैक्टिसेस के जरिए उन्हें पूरी तरह से डिसमेंटल करें। समानता और इंक्लूसिविटी की इसी भावना को लीगल फ्रेमवर्क देता है 2016 का RPWD एक्ट। ये एक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन को स्ट्रिक्टली अनिवार्य बनाता है। इसने मान्यता प्राप्त डिसेबिलिटीज की लिस्ट को 7 से बढ़ाकर सीधे 21 कर दिया और ये इंश्योर करता है कि हर क्लास मॉडर्न और बैरियर फ्री हो। आखिर में मकसद यही है कि कोई भी बच्चा सीखने से महरूम ना रहे। तो इस पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल बनता है। अगर एक बच्चे का दिमाग सच में नेचर और नर्चर दोनों के इंटरलॉक होने से बनता है, तो उस थोड़े से वक्त में जब एक एजुकेटर किसी बच्चे का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, उसके नर्चर वाले हिस्से को शेप करने की कितनी बड़ी और कितनी अहम जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। सच में ये सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।